आज हम द हिंदू एनालिसिस का जो अगस्त है, ठीक है, अगस्त में पूरा मंथ में द हिंदू जितने भी आपके 30 पेपर के आसपास आए हैं, तो उन सभी पेपर का डिस्कशन करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बारी बारी से उसको कवर करेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाएगी। तो शुरुआत करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि आपको पता है कि भी हाल ही में इंडिया का न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ की गई है, ठीक है, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपका स्कूल, जितने भी स्कूल हैं या फिर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको प्रभावित करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। तो इसमें जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, उसको नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है पूरे नेशन को, और उसको प्रोवाइड किया है सभी लोगों को, ताकि उसको लोग जान सकें और आने वाली जो भी चेंजेस हैं एजुकेशन में उसको यहाँ पे कंसर्न को देख सकें। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एड्रेस द नेशन इन 7 अगस्त टू डिलीवर हिज स्पीच ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब कि 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करते हुए एक स्पीच दी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिगन किया एड्रेस को देने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं उसमें हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंसर्न होगा वो होगा आपका हायर एजुकेशन, जिसमें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस दे सकें। बीन ऑर्गेनाइज इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और उन्होंने कहा कि हम यूजीसी जो कि जिम्मेदार इंस्टीट्यूट होती है आपका हायर एजुकेशन के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और स्ट्रेंथन करने की बात उन्होंने की है। अब हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंसर्न किया है, उसकी पॉइंट्स को यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जिससे पहली बात उन्होंने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, विल वर्क क्लोजली विद द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, यानी ईपीएफ। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है वो आपका नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के साथ मिलकर के काम करेगा, जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में साइंटिफिक तरीके से कितनी भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं उन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कंसर्न करने की कोशिश करेगा, काउंटर करने की कोशिश करेगा। अगला जो आपका न्यूज़ है, नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे न्यूज़ हम बताने जा रहे हैं, तो के कस्तूरी रंजन, जो कि जिन्होंने इस पूरा एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट को तैयार किया था, एन इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हु हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ड्राफ्टिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। के कस्तूरी रंजन आपसे पूछ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्टिंग में जो आपका सबसे अधिक हेल्प किया है, जिन्होंने सबसे अधिक जो हेल्प किया है, तो उसको जो ड्राफ्टिंग करने के लिए वो आपका के कस्तूरी रंजन ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और वो कौन है, उनका जो बैकग्राउंड है वो आपका इंडियन स्पेस साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके साइंटिस्ट ही रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, तो उसको उन्होंने प्रेज किया है, प्रशंसा की है नरेंद्र मोदी जी ने। अगली जो बात है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड आफ्टर द एक्सटेंसिव डिस्कशन ओवर द 3-4 ईयर्स एंड डेलिब्रेशन ओवर द लैक्स ऑफ द सजेशंस। कहने का मतलब है कि इसको किसी एक दिन में तैयार नहीं किया गया, रात को किसी को सपना आया सुबह तैयार हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आपका 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत है, जिसको लाखों लोगों के सजेशंस लिए गए थे, आपके जितने भी इंस्टीट्यूशनल लोग हैं उनसे सजेशन लिया गया, उसके बेसिस पे इसको डिजाइन किया गया है। तो इसको काफ़ी इलेबोरेटिव तरीके से डिस्कशन होने के बाद इसको डिजाइन किया गया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादातर लोगों को आपको पसंद आएगी। मोदी जी ने आगे कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रेंथनिंग द 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया। अगर 21वीं सदी के भारत की बात किया जाए, 21st सेंचुरी के इंडिया की बात किया जाए, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है वो आपका पूरे देश के 21वीं शताब्दी को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, मजबूत करने का काम करेगा। इवन स्टूडेंट विल बी द फ्यूचर रेडी एंड विल कंट्रीब्यूट द नेशन बिल्डिंग। और हिंदी में इसको बोलते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में हमारे देश के युवा भी सहयोग कर सकेंगे। कुछ ऐसी बातें नरेंद्र मोदी जी ने की। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट न्यूज़ तो कवर कर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये इसमें कई एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन मतलब कि जो टॉपिक है वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। आप जानते हो कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को मोदी जी ने आपका लाल किले की प्राचीर से स्टार्ट किया था, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी है उसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी जो है उसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति एक अलग से मिनिस्ट्री है, जैसे कि आपका डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, जैसे आपका फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, ठीक उसी तरीके से आपका जल शक्ति भी एक मिनिस्ट्री है, जिसमें क्या किया जाता है कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं हमारे देश में उसको टैकल करने की बात की जाती है। तो उसमें इस समय जो मिनिस्टर हैं जल शक्ति, उनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो उनके निर्देश में आपका यूनियन मिनिस्टर है, उनके निर्देश में स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते समझते हैं कि ये आपका स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण पार्ट जो है फेज 2 है, क्योंकि आप जानते हो स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 1 है 2014 से 2019 के बीच में खत्म हो चुका है। अब जो फेज 2 स्टार्ट होने वाला है वो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से उसको बोला गया है, फेज 2 के नाम से। और ये आपका ये लॉन्च इसलिए किया गया ताकि स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 को बड़े अच्छे तरीके से हम हैंडल कर सकें। आखिर ये समझते हैं कि ये जो एकेडमी है कहाँ पे स्थापित की जाएगी, कहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी। तो एक्चुअली ये एकेडमी कहीं बन नहीं रही है, ये आपका फोन बेस्ड एकेडमी है। कहने का मतलब इसको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इसमें 60 मिनट का मॉड्यूल होगा, 60 मिनट का लेक्चर होगा, जिसको यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स के यहाँ पे हिसाब से इसको तैयार किया गया है। सो द वाइड रेंज ऑफ द टॉपिक अंडर द ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी ODF फ्री। कहने का मतलब है कि आप आज भी जानते हो कि लोग बाहर जाते हैं आपका ओपन में शौच करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों को ग्रामीण क्षेत्रों में समाप्त करने के लिए आपका उसको टैकल करने के लिए इस ODF को, ठीक है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसको टैकल करने के लिए आपका बनाया गया है। एज वेल एज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है आपका। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए इन केस ऑफ द रूरल एरिया एज वेल एज द अगर हम अर्बन एरिया को डिस्कस करें तो उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो यहाँ पे इसको हम टैकल कर सकते हैं। इट विल इंश्योर द बिहेवियर चेंजेस एंड द प्रमोट द कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑन द की स्टैक होल्डर सच एज द स्वच्छाग्रहीस। मतलब इसमें स्वच्छाग्रही जैसे सत्याग्रही होते थे ना, जैसे गांधी जी के ज़माने में सत्याग्रही होते थे, गांधी जी सत्याग्रह करते थे, ठीक है, नमक सत्याग्रह करते थे या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में सत्याग्रह किया था उन्होंने। ठीक उसी तरीके से स्वच्छाग्रह मोदी जी ने स्वच्छाग्रही के नाम से लॉन्च किया है। इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे जैसे NGO, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। SHG मतलब जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं पूरे इंडिया में, वो आपका
आपका इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कम्युनल बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आरएसएस हो गया, वो आपका हिंदू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से बहुत से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी ने इसको आग्रह किया है, मिनिस्ट्री ने इसको आग्रह किया है। तो ये न्यूज़ आपका जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये आपका खत्म हो चुका है। जो थर्ड न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है फोर्ब्स मैगजीन ने रिलीज़ किया है हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की लिस्ट। मतलब कि फोर्ब्स मैगजीन जो है वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी आपके एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कमाई करते हैं, ठीक है, कमाई के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं, तो पूरे दुनिया में उनका लिस्ट जारी करती है। तो इसमें अच्छा हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक भारतीय जो है वो भी आपका अंडर 10 के अंदर शामिल है, उनका नाम है अक्षय कुमार, जिसको आप सभी जानते हैं। तो फोर्ब्स मैगजीन हैज़ रिलीज द हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की एक लिस्ट जारी की है। इसमें बॉलीवुड एक्टर जो आपका अक्षय कुमार हैं, उन्होंने वो ओनली इंडियन है जो कि एमंग 10 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर में आपका शामिल है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि टॉप 6 को देखते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार जी का जो पोजीशन है वो आपका टॉप 6 में है। फर्स्ट पोजीशन आपका है ड्वेन जॉनसन का, इसके बाद आपका रेनॉल्ड साहब है, मार्क वॉलबर्ड है, बेन एफ्लेक है, इसके बाद विन डीजल, इसके बाद लास्ट 6 नंबर पर आपके अक्षय कुमार है। तो ये इंडिया के लिए भी गर्व की बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि ग्राम उदय मतलब कि गाँव का उदय करना, गाँव में जो डेवलपमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बंधुओं को, बंधु मतलब क्या होता है, मित्र होता है या फिर जो सहयोगी होते हैं, ऐसे लोगों को जो पुरस्कार देने की योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। मतलब कि ऐसे कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के भी लोग या फिर कुछ अन्य सोशल रिफॉर्मर जो हैं इस तरह के काम करते हैं, तो उनको पुरस्कार देने का शुरुआत किया गया है। इसको शुरुआत, ये आपका कौन सी संस्था इसको शुरुआत करती है, कौन सी संस्था मतलब इसको पुरस्कार को देती है, उसको आप समझेंगे। तो ह्यूमन सर्विस है, ठीक है, ह्यूमन सर्विस है। अवार्ड रिकॉग्नाइज ह्यूमन सर्विस rendered by the individuals and the institutions to provide the succors and the uplift the vast majority of the our population depend on the agriculture and the allied activity in the livelihood। मतलब जीवन यापन करने के लिए, अपना ज़िंदगी बिताने के लिए ऐसे पॉपुलेशन के लोग, ऐसे जनसंख्या वाले लोग जो कि एग्रीकल्चर या उससे संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं उस पर बेस्ड हैं। जैसे कि अब आप सोचोगे कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पशुपालन हो गया, ठीक है, मतलब कि जो लोग आपका पशु पालते हैं, भेड़ पालते हैं। इसी तरीके से आपका जो फिशरीज़ है, मतलब कि जो मत्स्य पालन है, ये सारी चीज़ें आपका एग्रीकल्चर के अलाइड जो एक्टिविटी है उसमें आती हैं। तो जो लोग इस पर डिपेंड करते हैं, तो उस मेजॉरिटी को कंसर्न में ध्यान में रखते हुए ह्यूमन सर्विस जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल आदमी को ये पुरस्कार देता है। कौन सा पुरस्कार, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को दे सकता है। तो इसी को यहाँ पे काउंटर करते हुए बात कही गई है। आप समझते हैं कि फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ विनर्स इन द ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। जिन लोगों को यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया है उनकी बात करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, मतलब कि जो ग्रामीणों को सहयोग देने के लिए। तो इसमें चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन जो आपका सुधा मूर्ति हैं, वो चेयरपर्सन है जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन का, तो उनको दिया गया अवार्ड। ग्रुप हेड ऑफ द एग्री एंड द आईटी बिजनेस आईटीसी, इसमें शिव कुमार सुराम पुटी हैं, तो पुदी हैं यहाँ पे, उनको भी दिया गया है। पद्म विभूषण जो आपका विजय भातकर जी हैं उनको दिया गया है। पद्मश्री जो आपका एसपी वर्मा जी रह चुके हैं उनको दिया गया है। विलास सिंधु को दिया गया जो कि डायरेक्टर हैं सह्याद्री फार्म्स के। इसी तरीके से आपका कुशैन राजामौली जो कि फॉर्मर सरपंच हैं आपका गंगा देवी पल्ली के, जो कि तेलंगाना के अंदर एक गाँव है। इसी तरीके से मैंने जैसे पहले भी कहा कि इंडिविजुअल को भी मिल सकता है या फिर किसी संस्था को मिल सकता है, जैसे कि आपका इन्फोसिस फाउंडेशन को मिला है। इन्फोसिस आपका अपने आप में एक आईटी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, लेकिन उसके साथ साथ वो फाउंडेशन आपका वेलफेयर का काम भी करते हैं। इसी तरीके से ब्रिक पोगुला गणेशम जो कि फाउंडेशन जो फाउंडर हैं पाले सृजन के, एंड लास्ट में आपका गोविंद राजुलू चिंताला जो कि चेयरमैन है आपका नाबार्ड के। नाबार्ड क्या होता है, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि नाबार्ड क्या होता है, थोड़ा सा आप अभी यहाँ पे कोशिश करोगे तो ठीक ठाक लगेगा। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कवर किया, यहाँ पे इस पॉइंट को कवर किया, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 को अनाउंस किया गया, मतलब 2020 का। हर साल इसको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको निकाला जाता है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। पिछले साल भी निकाला गया था 2019 में, लेकिन आपका नया अपडेट आ चुका है 2020 का। तो इसमें हम समझते हैं कि पूरे इंडिया में स्वच्छता में जो भी आपका जिला, जो भी प्रदेश अच्छा काम करता है तो उसका यहाँ पे लिस्ट बनाई जाती है। तो ये आपका अगर बात किया जाए तो स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है, मतलब लोगों को जागृत करने के लिए। कहने का मतलब है कि लोग इसको लेकर के अवेयर हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। सो द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड द इंदौर बिकम द इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 4th ईयर इन अ रो। कहने का मतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का अवार्ड जो है वो आपका उसकी लॉन्च किया गया। इसमें इंदौर जो है लगातार चौथे साल पहले नंबर पे है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लगातार 4 सालों से वो पहले नंबर पे बना हुआ है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी अनाउंस द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, मतलब कि यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और जो रिजल्ट है एट द अवार्ड सेरेमनी स्वच्छ महोत्सव अवार्ड सेरेमनी में इस रिजल्ट को अनाउंस किया गया है इन द नेशनल कैपिटल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आपसे पूछ सकता है, देखिए प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण आपका पुरस्कार अवार्ड जो 2020 है उसको रिलीज किसने किया है, तो आप बता सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मतलब कि जो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो उसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। उसने इसको दिल्ली का, जो कि नई दिल्ली जो कि हमारे इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पे उन्होंने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, कौन से महोत्सव में, सेरेमनी में, स्वच्छ महोत्सव सेरेमनी अवार्ड में उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। दिस इज द 5th एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ द कंट्री। ये इन भारत के अंतर्गत ही 5वां सर्वे है जो कि स्वच्छता के लिए किया जा रहा है। इसके पहले भी 4 सर्वे किए जा चुके थे और इंदौर जो है वो आपका लगातार 4 साल, 5 साल नहीं, लगातार चौथे साल पहले नंबर पे है। अ टोटल 129 अवार्ड्स विल बी द हैंडेड आउट इन द टॉप परफॉर्मिंग सिटीज इन द स्टेट। इसमें 129 अवार्ड्स अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण वॉज स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2016।
मतलब 2016 में इसको शुरू किया गया था, तो 16, 17, 18, 19, 20 तो 5 साल हुआ ना। तो अगर बात किया जाए, मैसूरू जो है वॉन द अवार्ड फॉर द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया इन 2016। पहले साल जिसने पहले नंबर पर अवार्ड जीता था, मतलब सबसे अच्छा सिटी, वो आपका था मैसूरू, ठीक है। लेकिन अब कौन है इसमें लगातार 4 साल से इंदौर आपका एक नंबर पे बना हुआ है। इंदौर रिटेन द टॉप स्पॉट फॉर द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2017, 18, 19, 2020 में तो हो ही गया। वन सिटी हैज़ बीन गिवन ओनली 1 अवार्ड, सिटी पॉपुलेशन इज एन पर 2020 सेंसस। अब कहने का मतलब है कि आपसे अगर पूछा जाए कि सिटी का पॉपुलेशन का बेसिस क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी जिम्मेदार होती है किसी भी चीज़ को काउंटर करने के लिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। तो उसको हम 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनसंख्या की जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पर हम ये काम करते हैं। लिस्ट ऑफ विनर जो आपका अक्रॉस पूरे इंडिया में जो कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में है, उनकी बात करते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर द सिटी विद पॉपुलेशन एबव 1 लाख, मतलब कि ऐसी वो सिटी जिसमें कि पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, और उसने अगर पहले नंबर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। कहने का मतलब कि ऐसा जिला या ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक हो, तो उस कैटेगरी में इंदौर पहले नंबर पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर द सिटी विद पॉपुलेशन बिलो 1 लाख, अगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले किसी भी सिटी को बात किया जाए तो उसमें उस कैटेगरी में आपका नंबर 1 पे कौन है? कराद, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत पाया जाता है। क्लीनेस्ट स्टेट विद द मोर देन 100 सिटीज़, मतलब ऐसा कौन सा शहर है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 शहर हैं जो कि एक ही प्रदेश में है। वो कौन सा प्रदेश है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 100 शहर ऐसे हैं जो कि क्लीनेस्ट हैं। क्लीनेस्ट स्टेट विद लेस देन 100 सिटी, मतलब कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें कि 100 से ज़्यादा आपका जिले हैं या फिर शहर हैं। और तो उस कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो उस कैटेगरी में आपका झारखंड का नाम आता है। इसके बाद क्लीनेस्ट गंगा टाउन। अब गंगा टाउन कहाँ पे होगा? आप खुद सोचिए कि गंगा नदी के किनारे जो भी जितने भी शहर हैं या फिर कस्बे हैं, टाउन मतलब कस्बा भी होता है, तो जितने भी शहर गंगा नदी के किनारे हैं, तो इसका मतलब कि और लोगों की अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है। गंगा नदी का आप जैसे उत्तराखंड की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, पश्चिम बंगाल की बात कर लो, तो इन्हीं प्रदेशों के जो शहर होंगे उन्हीं में आपका ये कैटेगरी बनाई गई है। तो गंगा नदी के किनारे आपका वाराणसी जो है वो आपका सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन इन कीपिंग सिटी एरिया क्लीन, मतलब कि सबसे अधिक ऐसा कौन सा शहर है जिसमें कि सबसे अधिक लोगों ने क्लीन करने के लिए पार्टिसिपेशन किया है? तो शाहजहाँपुर जो है उसमें सबसे अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है अपने शहर को क्लीन करने के लिए। क्लीनेस्ट मेगा सिटी विद मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन, अगर सबसे अधिक बात किया जाए कोई भी एक मेगा सिटी की बात किया जाए, मतलब कि महानगर कह सकते हैं या फिर महानगर, ऐसे नगर जिसमें कि 40 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो उसमें अगर बात किया जाए जिन शहरों की जो सबसे अधिक आपका स्वच्छ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपसे 2-3 मैं नाम पूछूं कि इसमें महानगर की बात किया जाए, मेगा सिटीज़ की बात किया जाए, तो उसमें जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ठीक है। इसी तरीके से 2-3 कमेंट सेक्शन में आप नाम लिख के बताओगे मुझे। तो ये जो मेगा सिटी हैं इसमें से अहमदाबाद भी एक है। तो अहमदाबाद जो है आपका सबसे ज़्यादा आपका स्वच्छ है, जिनमें 40 लाख से अधिक की जनसंख्या है। ऐसे मेगा सिटी की बात किया जाए तो बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी जो कहा जाए, मतलब कि जो अपने आप में निर्भर है। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब कि जो अपने आप में निर्भर होता है, ठीक है, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसी जो सिटी है और जो आपका 40 लाख से एबव की जनसंख्या वाली है, पॉपुलेशन उसकी 40 लाख से एबव है, तो बेंगलुरु जो आपका कर्नाटक के अंतर्गत पाया जाता है, वो आपका सिटी जो है वो 40 लाख से अधिक की जनसंख्या रखते हुए भी आपका सबसे ज़्यादा सेल्फ सस्टेनेबल है। फास्टेस्ट मूविंग सिटी इन द टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब कि ये वो कौन सा शहर है जो कि बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है, क्लीन कर रहा है अपने शहर को? तो जोधपुर राजस्थान में है, वो आपका इस कैटेगरी में आपका नंबर 1 पे आता है। सेल्फ सस्टेनेबल सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, जिसमें कि 10 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है और 40 लाख से कम की है, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि डिपेंडेंट अपने ऊपर डिपेंडेंट जो है, ऐसे शहर का नाम है राजकोट गुजरात। सेल्फ सस्टेनेबल सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस जिसमें कि 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है, तो मैसूरू कर्नाटका है। क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी की बात किया जाए तो अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ का है, मतलब कि ऐसा कौन सा शहर है कि जो छोटा शहर है लेकिन वो आपका सबसे क्लीन है? तो उस कैटेगरी में जितने भी नाम होंगे उसमें सबसे अच्छा जो सिटी है वो आपका अंबिकापुर है, जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। क्लीनेस्ट सिटी विद पॉपुलेशन बिटवीन 1 लाख टू 3 लाख, मतलब कि एक सिटी का नाम बताइए जो कि सबसे क्लीन हो और उसकी जो पॉपुलेशन हो 1 लाख से 3 लाख के बीच में हो, तो आपका तिरुपति है, जो कि तिरुपति आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे तिरुपति जो है आपका उसमें कई मंदिर भी पाए जाते हैं, वहाँ पर उस बात को लेकर भी देख सकते हो। अगला जो 14 नंबर है क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। आप जानते हो कि हर प्रदेश की अपनी एक कैपिटल सिटी होती है, राजधानी होती है। तो उसमें बात किया जाए तो न्यू दिल्ली जो है आपका यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली है, NDMC, ठीक है। तो ये जो है आपका सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी के तौर पे जाना जाता है। ये दिल्ली की राजधानी भी है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली है, भारत की राजधानी भी दिल्ली है, लेकिन इसमें एरिया जो है आपका एरिया वाइज उसमें चेंजेस हैं। फास्टेस्ट मूविंग क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी, अगर मतलब ऐसे शहर का नाम बताएं जो कि एक राजधानी है, एक प्रदेश की राजधानी है, उसके साथ साथ बहुत तेज़ी से स्वच्छ हो रहा है, तो उसका नाम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वो काफ़ी तेज़ी से अपने ग्रोथ कर रहा है। फास्टेस्ट मूविंग सेल्फ सस्टेनेबल क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी, मतलब एक ऐसा कैपिटल सिटी का नाम बताएं जो कि अपने से सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब क्या होता है कि अपने से सारी बातों को डिपेंडेंट होना। तो ऐसी सिटी जो कि फास्टेस्ट मूविंग है आपका क्लीनलीनेस के बेसिस पे और सेल्फ सस्टेनेबल है, वो आपका मध्य प्रदेश है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन एक बार फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपका कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी इन द नॉर्थ जोन, अब देखिए अलग अलग जोन में यहाँ पे बताऊंगा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ जोन, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट जोन। तो इसमें नॉर्थ जोन में जितने भी शहर आते हैं उसमें सबसे क्लीन सिटी जो है आपका गंगा घाट है, और ये आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। ये जोन की बात की जा रही है, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी इन द नॉर्थ जोन की बात किया जाए, इसमें पॉपुलेशन 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच में है। 25 के का मतलब होता है 1000। तो नवा शहर जो कि पंजाब के अंतर्गत पाया जाता है, वो है आपका 25,000 से 50,000 की जनसंख्या वाला नॉर्थ जोन का सबसे क्लीन सिटी। क्लीन सिटी नॉर्थ जोन की 20 नंबर बात किया, जिसकी पॉपुलेशन 25,000 से कम है, तो वो आपका अवगढ़ है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। क्लीनेस्ट सिटी जो है आपका नॉर्थ ईस्ट जोन की बात किया जाए तो आपका जोरहट है, जो कि असम के अंतर्गत पाया जाता है। क्लीनेस्ट सिटी अगर नॉर्थ ईस्ट जोन की बात किया जाए, जिसकी पॉपुलेशन 25,000 से 50,000 के बीच में है, तो वो आपका मोकुक छांग जो कि नागालैंड के अंदर पाया जाता है, वो है आपका
क्लीनेस्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट जोन जिसकी पॉपुलेशन 25,000 से कम है, जिरीबम है जो कि मणिपुर के अंतर्गत पाया जाता है। क्लीनेस्ट सिटी इन द ईस्ट जोन की बात करें तो आपका धमतरी है, जो कि धमतरी आपका उड़ीसा के अंतर्गत पाया जाता है। क्लीनेस्ट सिटी जो कि साउथ जोन में है आपका पाला मन्नेरी, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। क्लीनेस्ट सिटी इन द वेस्टर्न जोन की बात करें तो रत्नागिरी, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। क्लीनेस्ट कंटोनमेंट इन द कंट्री की बात की जाए, अब यहाँ पे कंटोनमेंट के कुछ जगह भी यहाँ पे बताया गया, जैसे जालंधर कैंट जो है, अब जैसे कि एपीएस का भी अपना एक कैंट है ना, हर जगह कैंट एरिया होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं छावनी परिषद। तो छावनी परिषद मतलब जो कैंट एरिया, जो आर्मी की जो के अंतर्गत जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं, उसमें सबसे क्लीन कैंट किसका है तो बात की जाए तो वो आपका जालंधर का जो कैंट है वो आपका सबसे क्लीन है पूरे इंडिया में, कैंटोनमेंट की बात की जाए। सिटी अवार्ड फॉर द सिटीजन लेड अवेयरनेस टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस, मतलब कि एक ऐसा शहर जिसमें सिटीजन जो है काफ़ी पार्टिसिपेट किए हैं आपका अवेयरनेस जगाने के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वच्छता को लेकर के अवेयर हैं। तो ऐसा शहर है उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट विद मोर देन 100 सिटी, मतलब कि एक ऐसा प्रदेश जिसमें कि 100 से ज़्यादा शहर अच्छा परफॉर्म किए हैं, वो आपका महाराष्ट्र है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट विद लेस देन 100 सिटी, मतलब एक ऐसा प्रदेश जिसमें कि 100 से कम शहर हैं और उसने अच्छा परफॉर्म किया हो स्वच्छता को लेकर के, वो है आपका मध्य प्रदेश। अगला जो है आपका नेशनल स्पोर्ट अवार्ड यहाँ पे 2020 को अनाउंस किया गया है। तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड आर कन्फर्ड एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द रिवार्ड एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में जो भी लोग अच्छा काम करते हैं उनको हर साल पहचानने के लिए आपका अवार्ड शुरू किया गया है, बहुत पहले से शुरू किया गया। नेशनल अवार्ड हर साल दिया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द लिस्ट ऑफ द विनर्स इन द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका 2020 के जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर हैं उनका नाम यहाँ पे अनाउंस किया है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमीशन हेडेड बाय द जस्टिस रिटायर्ड मुकुंदकम शर्मा, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप ये समझोगे कि आखिर इसकी सिफारिश कौन करता है, सिफारिश का मतलब क्या हुआ कि रिकमेंडेशन कौन करता है, तो रिकमेंडेशन करती है एक कमेटी होती है। इस बार जो कमेटी थी वो आपका रिटायर्ड जस्टिस आपका मुकुंदकम शर्मा जी थे, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया था, रिकमेंड किया था, किसको किया था, राष्ट्रपति जी को, कि आप इसको देख लीजिए, ये अवार्ड हमारी तरफ से इन लोगों को मिलने चाहिए। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कन्फर द अवार्ड टू द अवार्डीज एट द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन थ्रू वर्चुअल मोड फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन ऑन 29 अगस्त 2020। कहने का मतलब देखिए, आप इस बार पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें आपका जो समिट होती थी आपका राष्ट्रपति भवन में, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो राष्ट्रपति ने क्या किया कि वर्चुअल समिट किया और उसी में उनको अवार्ड क्या हुआ कि ऑनलाइन अवार्ड उनको दे दिया गया। कब दिया गया, 29 अगस्त को दिया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो विनर्स हैं उनका अलग अलग कैटेगरी में उनका नाम क्या है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, एक्चुअली राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है, किसको दिया गया है, दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड टू द स्पेक्टेकुलर एंड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट बाय द स्पोर्ट्स पर्सन्स ओवर द पीरियड ऑफ द 4 ईयर्स। 4 साल के मतलब 4 साल तक लगातार कोई भी अगर अच्छा काम करता है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा काम करता है, ठीक है, जैसे कि अलग अलग फील्ड में बात किया जाए तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। कौन सा अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस साल जिन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है उनका नाम है श्री रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट के लिए पाए हैं। इसके साथ साथ आपका मरियप्पम टी जो आपका पैरा एथलेटिक हैं उनको अवार्ड मिला है इस साल राजीव गांधी। इसी तरीके से मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खेलती हैं, उनको आप जानते भी होंगे, तो उनको भी मिला है इस साल। इसी तरीके से मिस्टर विनेश को भी इस साल मिला है रेसलिंग के लिए, ठीक है। लास्ट में आपका मिस्टर मतलब कि रानी जी को मिला है जो कि हॉकी खेलती हैं। तो इन 5 लोगों को आपका राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। अर्जुन अवार्ड की बात किया जाए तो अर्जुन मतलब नाम से क्लियर है कि किसी भी स्टूडेंट को मिलेगा ना, ये टीचर को तो मिलेगा नहीं, तो किसी भी स्टूडेंट मतलब कि कोई अच्छा खेलने वाले स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है अर्जुन अवार्ड। तो दिस अवार्ड इज बीइंग कंफर्ड फॉर द कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय द स्पोर्ट पर्सन्स ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल तक लगातार अच्छा काम करने वाले जो सेकंड कैटेगरी है वो आपका अर्जुन अवार्ड की कैटेगरी है। तो समझते हैं कि किन लोगों को इस साल आपका पुरस्कार मिला, जैसे कि अतानु दास जो कि आर्चरी मतलब कि जो धनुष मार चलाते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मिला है। इसी तरीके से आपका दूती चंद जो कि एथलेटिक्स हैं, आप उनको कई बार दौड़ते हुए देखे होंगे, एथलीट हैं इंडिया की, और कई जगह पे आपका इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करती हैं, देखते हैं वहाँ पे अवार्ड जीतती हैं। इसी तरीके से सात्विक सराय रांकी रेड्डी, तो सात्विक सराय रांकी रेड्डी को बैडमिंटन के लिए मिला है, ठीक है। इसी तरीके से चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो हैं उनको भी बैडमिंटन के लिए मिला है। 5वां नाम जो है आपका विनेश भृगवशी जिनको बास्केटबॉल के लिए मिला है। बॉक्सिंग के लिए आपका सूबेदार मनीष कौशिक को मिला है। इसी तरीके से लोवलिना बार्गोहेन जिनको बॉक्सिंग के लिए मिला है। ये सब इंडिया की तरफ से, ऐसा नहीं है किसी और की तरफ से हैं। इसी तरीके से ईशान शर्मा जी को क्रिकेट के लिए मिला है। और गर्ल्स क्रिकेट में आपका, महिला क्रिकेट में दीप्ति शर्मा को क्रिकेट में आपका अर्जुन अवार्ड मिला है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो स्पोर्ट पर्सन और डिसिप्लिन यहाँ पे अलग अलग जगह भी मिलता है। इसी तरीके से शाश्वत अजय आनंद जो हैं इक्वेस्ट्रियन के लिए यहाँ पे उनको अवार्ड दिया गया है। इसी तरीके से लास्ट में आपका संदेश झिंगन जो है आपका फुटबॉल के लिए, उनको यहाँ पे अर्जुन अवार्ड यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। तो ये अवार्ड जो है आपको उसको आप समझ। और जो कैटेगरी है जैसे कि अदिति अशोक को गोल्फ के लिए मिला है, आकाशदीप सिंह को हॉकी के लिए मिला है, दीपिका को हॉकी के लिए मिला है, श्री दीपक को आपका कबड्डी के लिए मिला है, काले सरिका सुधाकर को खो खो के लिए मिला है, दातू बदान भोकनल को रोइंग के लिए मिला है, मनु भाकेर को आपका शूटिंग के लिए मिला है, सौरभ चौधरी को आपका शूटिंग के लिए मिला है, मधुरिका सुहास पतकार को टेबल टेनिस के लिए मिला है, दिविज सरन को आपका टेनिस के लिए मिला है, शिवा केशवन को आपका विंटर स्पोर्ट्स जो होते हैं उसके लिए मिला है। विंटर स्पोर्ट्स कहाँ खेले जाएंगे, जो कि बर्फीली एरिया होगी वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हैं उसके लिए शिवा केशवन को मिला है। दिव्य काकरान को जो रेसलिंग के लिए मिला है, राहुल अवारे को मिला है आपका रेसलिंग के लिए मिला है, ठीक है। इसी तरीके से सुयश नारायण जाधव को
पैरा स्विमिंग के लिए मिला है। पैरा स्विमिंग मतलब होता है जो विकलांग कैटेगरी या दिव्यांग कैटेगरी होती है उसमें। इसी तरीके से आपका श्री संदीप जो है आपका पैरा एथलीट के लिए मिला है। श्री मनीष नरवाल जो है उनको पैरा शूटिंग के लिए मिला है। अगली जो कैटेगरी है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य कौन थे? वो क्या थे? वो अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन अवार्ड अगर शिष्य को मिलता है तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलेगा? किसी न किसी गुरु को मिलेगा जिसने कि आपका अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार किए होंगे। दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड फॉर द कोचेस फॉर द प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। अगर किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट में जो अच्छा महत्व रखता है उसमें मेडल दिलाने वाले जो अभी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके गुरुओं को मिलता है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि लाइफ टाइम कैटेगरी है जिन्होंने पूरे जीवन में अच्छे काम किए हैं। तो जैसे कि धर्मेंद्र तिवारी को आपका आर्चरी के लिए मिला है। इसी तरीके से पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स के लिए मिला है। श्री शिव सिंह को बॉक्सिंग के लिए। रोमेश पथानिया को हॉकी के लिए मिला है। कृष्ण कुमार हुड्डा को आपका कबड्डी के लिए मिला है। विजय भालचंद्र मुनीश्वर इनको पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए मिला है। नरेश कुमार को आपका टेनिस के लिए। ओम प्रकाश दहिया को रेसलिंग के लिए मिला है। और भी अवार्ड हैं जो कि यहाँ पे देखने लायक हैं, जैसे कि और जो कोचेस हैं जो कि इंडिया के लिए लोगों को अवार्ड जितवाए हैं, जैसे कि जूडे फ्लैक्सिक सेबेस्टियन उनको हॉकी के लिए मिला है। फेलिक्स सेबेस्टियन है, ठीक है। योगेश मालविया की बात किया जाए तो उनको मलखम्ब के लिए मिला है। जसपाल राणा की अगर बात किया जाए तो शूटिंग के लिए मिला है। अगला जो आपका कैटेगरी है श्री कुलदीप कुमार हांडू जी को आपका वुशु के लिए मिला है। गौरव खन्ना को आपका पैरा बैडमिंटन के लिए मिला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद अवार्ड जो है आपका अलग अलग कैटेगरी है, इसको ध्यान समझिएगा, कई बार एग्जामिनेशन आपसे पूछता है। तो दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट। स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, जीवन लगा दिया, ऐसे लोगों को भी अवार्ड मिलता है जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। तो इसमें जो लोग हैं जैसे कि कुलदीप सिंह भुल्लर की बात किया जाए तो उनको एथलेटिक्स के लिए मिला है। जिंसी फिलिप्स को आपका एथलेटिक्स के लिए। प्रदीप श्री कृष्णा गांधे इनको आपका मिला है बैडमिंटन के लिए। तृप्ति मुरुगंदे इनको आपका बैडमिंटन के लिए मिला है। एन उषा को बॉक्सिंग के लिए। लाखा सिंह को आपका बॉक्सिंग के लिए। सुखविंदर सिंह संधू को आपका मिला है फुटबॉल के लिए। अजीत सिंह को हॉकी के लिए। मनप्रीत सिंह को कबड्डी के लिए। श्री जे रंजीत कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए। सत्य प्रकाश तिवारी को पैरा बैडमिंटन के लिए। मंजीत सिंह को रोइंग के लिए। श्री सचिन नाग को स्विमिंग के लिए। नंदन पी वाल को टेनिस के लिए। नेत्रपाल हुड्डा जी को, ठीक है, नेत्रपाल हुड्डा जी को आपका रेसलिंग के लिए मिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो आपको जाना चाहिए। और भी जो कैटेगरी है आपका जैसे कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड फॉर द कॉपरेशन इन डाइटिस बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द इंडिविजुअल हु हैव प्लेड अ विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ द स्पोर्ट प्रमोशंस एंड द डेवलपमेंट। स्पोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, उसका जो विकास करने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अच्छा काम करती हैं, उनको कुछ अवार्ड मिला है, वो समझते हैं, ठीक है। इसको रिकमेंड किया गया 2020 के लिए। आइडेंटिफिकेशन एंड नेचुरिंग द बडिंग एंड यंग टैलेंट, मतलब यंग टैलेंट को जिन्होंने पहचाना है उनको, उसके लिए आपका लक्षा इंस्टीट्यूट और आर्मी स्कूल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन दो संस्थाओं को मिला है जिन्होंने नए टैलेंट को पहचाना। अगला है इनकरेजमेंट टू द स्पोर्ट थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। आप जानते हो किसी भी कंपनी, जो कोई भी कंपनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है CSR एक्टिविटी करने के लिए। जैसे जितने भी फाउंडेशन है, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, तो PSU हो, लेकिन वो क्या करते हैं CSR करते हैं। तो उसके अंतर्गत जिन्होंने इंकरेज करने का काम किया है उसमें ONGC को मिला है। ONGC के बहुत से स्पोर्ट पर्सन और बहुत से लोग आपका पूरे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अच्छा खेलते हैं। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को इसके लिए अवार्ड दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन एंड द स्पोर्ट वेलफेयर मेजर की बात किया जाए तो एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल जो बोर्ड है उसके लिए आपका एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। आप ये भी जानते हो कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से कोटा होता है सरकारी मतलब डिपार्टमेंट में। तो जिसने सबसे अधिक लोगों को सरकारी लिहाज से इंप्लॉयमेंट दिया है तो वो है आपका एयरफोर्स। तो एयरफोर्स ने सबसे अधिक लोगों को स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी दी है, तो इसलिए उसको अवार्ड मिला है। आपका जो लास्ट कैटेगरी है स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए स्पोर्टमेंट, इसको जो जिसने आपका यहाँ पे प्रमोट किया है उसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट IISM को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा और बात करते हैं, कुछ अन्य अवार्ड भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी। इसको किसने जीता है? तो दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड टू द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी जो होती हैं, आपका विश्वविद्यालय होते हैं, उनका आपस में टूर्नामेंट होता है पूरे इंडिया में। तो उसमें जो सबसे अधिक जो अच्छा खेलता है, जिसको सबसे अधिक अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल मिलते हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे इंडिया में टॉप पे है? तो उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि आपका चंडीगढ़ में है। तो वो आपका यहाँ पे टॉप कर चुकी है। इसी तरीके से तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की बात किया जाए तो उसको 2019 में किसको मिला? इट इज़ बीइंग अवार्डेड इन द रिकॉग्नाइज द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर की बात किया जाए। एडवेंचर मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बड़े बड़े जगहों की खोज करना, अच्छी जगह पे घूमना, ठीक है, जंगली क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ऐसे लोगों को जो एडवेंचर में बहुत विश्वास रखते हैं, उनको जो पीपल को पहचान करके कंट्री में अवार्ड देना। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के मैं नाम बताऊँगा, जैसे कि अनीता देवी हैं लैंड एडवेंचर के लिए। अब मैं जिन लोगों के यहाँ पर नाम लेना आप देख सकते हो कि लैंड एडवेंचर के लिए है, जैसे सरफराज सिंह हो गए, तामुत हो गए, नरेंद्र सिंह हो गए, केवल हीरेन कक्का हो गए, ये सब लैंड एडवेंचर के, मतलब कि ये ज़मीनी जगहों पे आपका यहाँ पे एडवेंचर करते हैं, फिर नई चीज़ों की खोज करते हैं। खोज के मतलब क्या है कि वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, लोगों तक उसकी पहुँच बढ़ाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। वाटर एडवेंचर की बात किया जाए तो आपका सत्येंद्र सिंह जी हैं जो कि वाटर एडवेंचर के लिए काफ़ी फेमस है। गजेंद्र यादवा की बात किया जाए तो वो आपका एयर एडवेंचर के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। श्री मगन बिस्सा को बात किया जाए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे एडवेंचर किए होंगे, इसीलिए उनको आपका श्री मगध बिस्सा जी को यहाँ पे अवार्ड मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट जो आपका होगा द हिंदू अगस्त का, यहाँ पे उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उसमें आपका स्टेट करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे।
थैंक यू।